नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जूट फॉर लाइफ सोशल में आज स्वागत करती हूँ श्री आर के सिंह जी जी, का, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं कृषि विस्तार के और पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं कृषि के सारे प्रचार प्रसार करने में। आम किसान तक, आम जनता तक सारी बातें कृषि संबंधी पहुंचाने का जो है जिम्मा उठाए हुए हैं अपने कंधों पर। और बहुत ही बेहतरीन इंसान है ये, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जी, और जूट फॉर लाइफ के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। कृषि विभाग में बैग्स लेते हैं सर, किसानों में बांटने वगैरह के लिए, अपने सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन एज अ पर्सन मैं इनको हमेशा से एडमायर करती थी, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ तो इनके ऑफिस में काफी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। टेबल पे काफी ऐसे पॉजिटिव लाइफ कोटेशंस लिखे रहते हैं जो कि आम तौर पे सरकारी अधिकारियों के कमरों में नहीं दिखते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मिलवाती हूँ जी, आर के सिंह सर से। सर, स्वागत जी, है जी, आपका जूट फॉर लाइफ सोशल में। जी, सर, हमारा ये जूट फॉर लाइफ सोशल एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम समाज को, समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए जोड़ते हैं। और बहुत सी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो इसी एक मकसद से हमने जी। ये स्टार्ट किया है। तो सर, अ, आपका स्वागत है। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा जूट के बारे में कि आजकल जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आप लोगों ने मन की बात सुनी होगी और ढेर सारे कार्यक्रमों में भी। जो प्लास्टिक है उसको हमें जो है अपने सप्लाई सिस्टम से जो हम लोग दिनचर्या में यूज़ करते हैं, उसको हमें जो है खत्म करना है, मिनिमाइज़ करना है और उसकी जगह पे जूट के जो उत्पाद हैं, चाहे वो बैग हों या सेमिनार के बैग हों या डेली लाइफ में जो हम लोग अब मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या अपने कपड़े खरीदने जाते हैं, तो इसमें अगर हम जूट का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से जो प्रकृति के अनुकूल होता है जूट और उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। और मेरा ये मानना है कि इसमें जूट में जितने भी उद्योग होते हैं ज़्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, तो महिलाओं को भी आमदनी, उनका जो घर के खर्चे हैं, व्यक्तिगत आमदनी के जो जरिया बनता है, तो उसमें मैडम का मैं देखा कि बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सर। सर, शुरुआत करना चाहूंगी कि कैसे कृषि विभाग में कैसे आए आप, क्या अ, रुझान था बचपन जी, से जी, ही? जी। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। मेरे पिताजी जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे, बांदा में, बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हुआ करता था, जिसको हम लोग बवेरू भगवा के नाम से जानते हैं। वहाँ पे पिताजी हमारे प्रिंसिपल रहे और हम लोग की पढ़ाई-लिखाई वहीं पे हुई। बड़ा दूरस्थ क्षेत्र था। तो मैं बहुत बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ कि मेरे घर में एक छोटा-सा किचन गार्डन हुआ करता था और मैं जो भी सब्ज़ी-वब्ज़ी लगाता था, तो उसमें पता नहीं क्या भगवान की कृपा थी बचपन से ही, तो उसमें फ्रूटिंग बहुत होती थी। जैसे मैंने खीरा लगाया तो खीरा में 50 खीरा पैदा हो रहा है, सेम लगाते थे। तो इस तरह की जो सब्जियाँ थी और इसी कड़ी में मैं जब इंटरमीडिएट साइंस से पास हुआ और मेरे नंबर भी 67% नंबर थे उस समय, हाई स्कूल की बोर्ड बहुत अच्छा माना जाता था। तो फिर मेरा रुझान हुआ कि हमें कल्चर की पढ़ाई जो है, एक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अवस्थित है। तो हम लोग जब बांदा से बनारस के रहने वाले हुए तो वहाँ देखते थे तो लोग बताते थे कि यहाँ के बच्चे जो है विदेश जाते हैं। तो मैंने पूछा कि पढ़ाई किस चीज़ की? बोले कल्चर की पढ़ाई। तो मेरे मन में भी उत्साह हुआ कि मुझे भी विदेश जाना है और मैं कल्चर की पढ़ाई करूँ। तो मैंने वहाँ 82 से 86 तक इंटरमीडिएट के बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर उसके बाद गेट का परीक्षा दे करके एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वाटर मैनेजमेंट का। तो ये दोनों चीजें जो है कृषि से रिलेटेड हुआ करती थी और संयोग से 91 में पीएससी की परीक्षा पास करके हम लोगों ने कल्चर सर्विस जो है योगदान किया। अरे वाह! तो सर, एक दिन अगर खेत में बिताने का मौका मिले तो कौन सा काम आप चुनेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं तो देखिए पेड़ का प्रति लगाव है। आप अभी हमारे रूम में भी देख रहे होंगे, इतना कृषि निदेशालय में किसी भी कक्ष में इतने प्लांट्स नहीं है। और ये प्लांट्स क्या, मैं जहाँ भी सेवा किया हूँ वहाँ प्लांट्स से मेरा लगाव रहा है। और ये प्लांट्स इस तरह के होते थे जिसको कि मिनिमम मेंटेनेंस में हम लोग लगा सकते हैं और एक पर्यावरण का सहारा भी होता है। चाहे आप यहाँ देख रहे होंगे अरेका पाम है, जर्जर प्लांट है और ढेर सारे जो ऐसे प्लांट है जो ऑक्सीजन जो है कमरे में प्रोवाइड करते हैं सरप्लस मात्रा में। तो मेरा सभी से उससे अंजलि बहन की वजह से मैं ये कहना भी चाहूंगा कि सभी लोग एज ए इंडियन, हमारे संस्कार होते हैं पेड़ पौधों के प्रति, हमारा संस्कृति भी कृषि से जुड़ा हुआ है। तो सभी से मैं अपील भी करता हूँ कि अपने घरों में और कमरों में पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं। और मैं सभी से ये भी कहता हूँ किचन गार्डन, चाहे रूफटॉप किचन हो चाहे सामान्य किचन गार्डन हो, इसके अंदर सब्जियां भी हमको मिलती हैं और पर्यावरण के प्रति चेतना भी बनती है और राष्ट्र के प्रति सेवा भी है।
सर आजकल की युवा पीढ़ी देखा है, बेसिकली मैं तो देखती हूँ स्कूल के एजुकेशन में भी जी। कहीं पे भी कृषि संबंधी कोई बात बच्चों को नहीं पढ़ाई हाँ, सिखाई जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपको भी लगता है ये कहीं ना, बच्चे मिनट्स इंग्लिश का वर्ड हाँ, है वो तो जानते हैं, जी, जी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मिनट्स होते क्या है, किस कितने प्रकार के अनाज आते जी, हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसा बदलाव आप चाहेंगे कि आने वाले कल में जी, हो, कि बच्चों जी। को एटलीस्ट जागरूकता बताई जा सकते, जो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ एक आप अपने वर्क में भी एडिशन जी, करवाएँ। जी। ये हमारे सिस्टम में भी आना चाहिए कि हालाँकि गवर्नमेंट शायद करने भी जा रही है कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान जो है क्यारी के माध्यम से या अपने कोई उससे सिस्टम से, जैसे अभी आप कह रहे थे मिलेट्स, केवल मिलेट्स जानते हैं, लेकिन मिलेट्स होता क्या चीज़ है, ये इसके बारे में मालूम कितने प्रकार के मिलेट्स होते हैं, ज्वार होता है, बाजरा होता है, कंगनी होता है, ककून होता है। ये सब जानकारी जो है हमारे बच्चों को होनी चाहिए। जैसे कि जो हम सुपर फूड कहते हैं अपने उसको मिलेट्स को या सिरियन को, तो उसकी जानकारी अगर होती है तो उसका व्यवहारिक पक्ष भी होगा और वो अपने फूड हैबिट में भी उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो सर बहुत लंबी जर्नी हुई आपकी जॉब की, जी। तो अभी भी लगता है कि कुछ ज़िंदगी से सीखना अभी भी हाँ, बाकी बिल्कुल, है? बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया, मेरी भी इच्छा थी। मेरा एक पीएचडी अवार्ड नहीं हुआ था। अच्छा। संयोग से मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के पीएचडी भी जो है लगभग समापन की तरफ हमारे कोर्स वर्क पूरा हो गया। मुझे लगता है कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो मेरी पीएचडी भी जो है माइक्रो इरिगेशन पे है, जिसको कि हम लोग स्प्रिंकलर और ड्रिप बोलते हैं, जिसमें कि पानी की एफिशिएंसी लगभग 95% 98% होती है। और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जैसे सिंचाई की जो व्यवस्थाएं होती है, हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी एक बार खेत में लगा दिया और वो पानी तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि जो है स्रोत पे पानी रहता है। वहीं आप इजराइल में देखेंगे तो इजराइल में लगभग 98% तक जो है माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई का, जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज पानी जो है पौधे की जड़ तक जाएगा और जो एक्सेस पानी होगा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे पानी आपने भरा खेत में, तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पानी का स्रोत जो है खत्म नहीं हो जाता। तो इस चीज को हमें बदलना भी है। और उत्तर प्रदेश में आपको हम बता दें कि 826 विकास खंड है, जिसमें कि लगभग 292 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि सूखे की चपेट में है। सूखे का मतलब हो गया क्रिटिकल स्टेज, सेमी क्रिटिकल स्टेज, ओवर एक्सप्लॉइटेड, इन स्टेज में आ गया है। तो हमें पानी के प्रति जो है अपने बच्चों को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको सचेत भी करना है। और वाटर का टेबल आप देख रहे होंगे, लखनऊ में पर्टिकुलर अगर आप तुलना करें तो हर साल लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर पानी जो है नीचे चला जा रहा है। और इस साल तो चूंकि भगवान कृपा रही कि बारिश अच्छी हुई तो कुछ थोड़ा रिकवरी हो जाएगी, लेकिन हमें जो है उसके प्रति संवेदनशील होना है। दो चीजों के प्रति, एक पानी के प्रति और एक वृक्ष के प्रति, पेड़ के प्रति, पर्यावरण के प्रति। अगर हम लोग सचेत नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। सर आपने कहा कि आपका कृषि विस्तार मतलब एडवर्टाइजमेंट का काम है, प्रसार प्रचार का, तो उसमें बेसिकली क्या काम आते हैं और किस तक आपकी आवाज पहुंचनी होती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन है टोटल और लगभग 7800 प्लस जो है ग्राम पंचायतें, लगभग इससे ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो भी खरीफ में करीब 2025 की बात करें तो 29 मई से लेकर के 12 जून 2025 तक हम लोगों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था, जिसमें कि लगभग जो है मोटा मोटी 10,000 से ज्यादा हम इवेंट्स कराए इस बीच में। और इसमें उत्तर प्रदेश के जो ICAR इंस्टीट्यूट है, कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, सभी लोग मिल करके हम लोगों ने 15 दिन का अभियान चलाया था, जिसमें किसानों को बीज के बारे में, उर्वरक के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, कृषि यंत्रों के बारे में ये पूरा डिटेल से बताया था। और उसका हमें लग रहा है कि इस बार जो खरीफ के रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। और इसी तरह अभी हम लोग जो है किसान पाठशालाएं जो है लगभग 21,000 गाँव में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं बस इसी दिसंबर के फर्स्ट वीक से। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, तो इसको भी हम चलाएंगे। तो उसका एक सिलेबस तैयार कर रखा है कि दलहन है, तिलहन है, इसके बाद FPO के बारे में है, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, उर्वरकों का कैसे प्रयोग करें, जो कि धरती माता, हम कह रहे हैं कि धरती हमारी माँ है, तो माँ को हम बहुत ज्यादा खाद जो है नहीं देंगे क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब होगा। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं देंगे, जिससे कि जो उसका उत्पाद होगा उसमें भी तमाम तरह के जो केमिकल एलिमेंट है वो आ जाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या एनिमल किंगडम के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो किसानों को हमें जो है उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, चाहे नाइट्रोजन का हो, फास्फोरस का, पोटास का हो, चाहे जिंक का, तो इसका जो एक संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, इसके बारे में हम लोग किसानों को ट्रेन कर रहे हैं।
और हम लोग लगातार जो है दूरदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से दलहन पे, सरसों पे चर्चा करते हैं, मसूर पे चर्चा करते हैं, चना मटर की करते हैं। अभी हम लोग लगातार कृषि भवन में भी जो इसके एक्सपर्ट थे, वैज्ञानिक जो है, उनको बुला करके जो प्रभावी बिंदु है सरसों के बारे में, चना के बारे में, कब इरिगेशन करना चाहिए, कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी होती है, मक्का के बारे में अभी हमने आपको चर्चा किया कि समर में हमारा मक्का जो है लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर में बढ़ोतरी हुई, मतलब बढ़ गया है। तो लगातार जो है कृषि विभाग इन चीजों के बारे में प्रयास कर रहा है और इसकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ रही है। और मेरा ये मानना है कि अभी इस साल हम लोगों ने 24-25 के लगभग 737 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन किया था। और आपको हम बता दें कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब मोटा मोटी 545 लाख मैट्रिक टन पूरे देश में इसका उत्पादन होता था। वहीं आज उत्तर प्रदेश जो है 737 लाख मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा है। दलहन में हम लोगों ने काफी बदलाव किया उत्तर प्रदेश में, और तिलहन में भी काफी प्रगति की है। लगभग मुझे लगता है कि 235% तक हम लोगों ने तिलहन में उत्पादन को बढ़ाया है। तो सर ये बताइए, आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया के थ्रू अपना जानकारी ले रही है, तो क्या किसानों में भी ये जागरूकता आई है? बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ आत्मा कार्मिकों का, और प्रत्येक आत्मा कार्मिक अपने जो उनकी न्याय पंचायत है उनका ग्रुप बनाया हुआ है। इस तरह कुल मिलाकर के लगभग हमारे पास आज की डेट में 32 लाख किसान जो है जुड़े हुए हैं। हमारे एक क्लिक पे उनके पास जो है सूचनाएं पहुंच रही हैं, और हम लोग लगातार जो नई नई प्रजातियां आ रही हैं, नए नए जैसे अनुदान की स्थिति बनती है कि हम लोग फार्मेसी बैंक में, कस्टम हायरिंग में, व्यक्तिगत यंत्रों में कब लॉटरी खुल रही है, कब उसका विज्ञापन आ रहा है, ये सब चीजें लगातार किसान भाइयों को मुहैया करा रहा है, और उसका नतीजा है कि हमारा उत्पादन जो है लगातार जो है बढ़ोतरी की स्टेज में है। सर आजकल बहुत थोड़ा सा डिफरेंट पूछूंगी, आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ ऐसा आपके संग भी कभी हुआ? नहीं, साइबर क्राइम तो नहीं मेरे साथ हुआ। कोई फोन कॉल फोन में ट्राई किया और आप सतर्क थे? मैं एक्चुअली सतर्कता इसलिए रहा था कि मेरे पास एक दिन जो है लगभग 2 महीने पहले किसी ने मेरे अकाउंट में 50 रुपए भेजे। तो उसने कहा कि 50 रुपए मेरा वापस कर दीजिए। तो मैंने कहा आप कौन? बोले वीर आपको 50 रुपए मैंने भेजा है, वो गलती से चला गया, मेरे को वापस करिए। मुझे बाद में मालूम चला कि वो फ्रॉड था, और हम एक बार उसको भेज देते तो हमारे अकाउंट से उसके डिटेल उसके पास पहुंच जाता और उस पर कोई न कोई घटना हो सकती थी। फिर मैंने बैंक वाले शेयर किया, बैंक वाले का इस तरह के फ्रॉड लोगों को आप कम्युनिकेशन में ना रहे। तो मुझे भी लगा कि हमें सतर्क रहिए, और जब सतर्क रहेंगे तो आपके साथ अनहोनी कम संभावनाएं रहेगी। जी। तो सर सरकारी नौकरी, परिवार, बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, कैसे प्रेशर हैंडलिंग करते हैं? बहुत, ये भी सवाल मुझे बहुत वो लगा कि आप, मैं भी अगर किसी से पूछता तो ये सवाल पूछता। एक्चुअली हम लोगों का जो कार्य प्रणाली है 9:30 बजे ऑफिस पे आ जाते हैं, और जनरली जो है रात 8 बजे 8:30 बजे तक इतना वर्कलोड रहता है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी रहती है, ये हम लोगों को लगता है। तो कहीं ना कहीं घर के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन घर वालों को मैंने बता रखा हूँ सेवानिवृत्त जब होगा तो पूरा टाइम आपके साथ बिताऊंगा, तो इसमें थोड़ी संतुष्ट रहती है। लेकिन ये मेरा मानना है कि प्रत्येक सरकारी व्यक्ति को अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और अपने, चूंकि हमारी पहचान जो है कृषि विभाग से है, तो हमें कृषि विभाग के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, और हमेशा जो है किसान कृषि विभाग के केंद्र में रहा है। तो मेरे दिमाग में जब भी आता है तो मैं प्रयास करता हूँ छुट्टी के दिनों किसान भाइयों के पास जाऊं, उनकी कोई नई चीज हो तो उसको प्रचार प्रसार करूं। अभी ढेर सारे किसान मेरे संपर्क में भी हैं जो वेजिटेबल्स का अच्छा भोजन करते हैं, तिलहन का करते हैं, और ढेर सारे जो हमारे नए नए चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ड्रैगन फ्रूट हो, एप्पल बेर हो, हल्दी का कल्टीवेशन, परवल का कल्टीवेशन, गन्ने की खेती, अच्छी क्वालिटी का इंटरक्रॉपिंग, गन्ने के साथ चना, गन्ने के साथ सरसों, गन्ने के साथ जो है ये धनिया की खेती। तो इस तरह किसान बहुत जागरूक हो के मल्टी लेयर क्रॉपिंग का काम भी जो है किसान भाई कर रहे हैं, और ये नतीजा जो किसान भाइयों की मेहनत, कृषि विभाग का प्रयास, हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति में आप कौन सी एक छोटी विशेषता देखते हैं जिसको आप देखकर आप बहुत खुशी मिलती है? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसान मुस्कुराता है, अगर किसान को उत्पाद में देखता तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है कि किसान जो है प्रॉस्पर। अब मैं ये देखा हूँ कि किसान ऐसी एक तरह से कैटेगरी है, अगर आप उसके घर पे जाएंगे तो उसको ये लगता है कि मैं इस साहब के लिए या इस व्यक्ति के लिए क्या न कर दूं। और आपको मैं बता दूं कि वो अगर 10 सब्जी के कोई चीज है तो 1-2 सब्जी आपको जो है गठिया देगा। हम गठिया ना इसलिए शब्द कर रहे हैं, वो अपनत्व का भाव उसमें होता है। तो किसान जो है एक तरह से, मेरा ये मानना है कि ये हमारे देवता हैं,
और हम लोग अन्न देवता कहते भी उनको हैं, और बहुत ही निश्चल होते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया और कृषि मंत्री जी, उनका कैसा रुझान है कृषि के प्रति, कैसा सपोर्ट है डिपार्टमेंट को? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल अवतार है कृषि के लिए, और हमने ये देखा है कि जितने भी कार्यक्रम में अगर हम लोग इनवाइट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो हर एक में वो स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। और मेरा ये मानना, मैं तो देख रहा हूँ विभाग को जो है 34 साल से, और जो इस समय का टेन्योर है उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं कृषि विभाग ने सबमिट की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उसको उदार भाव से उसको जो है सराहा है और उसको अडॉप्ट भी किया है, और उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अपने कृषि मंत्री जी हमारे जो आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी हैं, वो आप मैं ये कह सकता हूँ बहुत दावे के साथ कि 365 दिन में माननीय कृषि मंत्री जी कम से कम 300 दिन प्लस क्षेत्र भ्रमण पे रहते हैं। और अगर कोई सवाल ये करे कि कृषि मंत्री जी कहाँ मिलेंगे, तो लोग यही कहेंगे कृषि मंत्री जी खेतों में मिलेंगे। और मैं तो कृषि मंत्री जी का काफी आशीर्वाद भी प्राप्त रहा। मैं फील्ड में भी जाता हूँ, तो कोई किसान का अगर कोई अच्छी फसल है तो उसको देख करके मतलब रुक जाते हैं और उस किसान से बात भी करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो है औरैया जनपद में गए थे, कन्नौज गए थे, तो वहाँ एक किसान का मैंने देखा कि गर्मी में मक्का के साथ जो है मूंगफली का कल्टीवेशन किया हुआ है। तो माननीय कृषि मंत्री जी गाड़ी रोक करके वहां पे गए, हम लोग सर फोटोग्राफी भी किया और किसान भाइयों से बात की, क्या समस्याएं हैं क्या। तो ये माननीय कृषि मंत्री जी में बहुत बड़ी जो है उदारता है और लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। मेरे ख्याल से वही लीडरशिप जो है वो पूरे डिपार्टमेंट के बढ़ोतरी में काम आ रही है और दिख भी रही है। पहले के मुकाबले अब कृषि विभाग जो है बहुत ज्यादा संभला है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि अभी कन्नौज में जो हम लोग का रिकॉर्ड गर्मी की में मक्के का रहता था, वो मोटामोटी 21,000-22,000 के लगभग रहता था। लेकिन जब उसकी रिमोट सेंसिंग से हम लोगों ने सर्वे करवाया, इट इज जस्ट सरप्राइजिंग, वो 65,000 हेक्टेयर में गर्मी में मक्के की खेती हुई। इट इज जस्ट सरप्राइजिंग, मतलब कितना तेजी से विस्तार हो रहा है। जी जी। तो सर, बहुत हो गई ऑफिस की बातें, काम की बातें, बच्चे बड़े हो गए होंगे? बिल्कुल जी, मेरा एक बेटा है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कार्यरत है 2023 बैच का, और एक बेटी है जो MBBS की है, इसमें जूनियर रेजिडेंट है रामनोर लोहिया मेडिकल कॉलेज जो वही लखनऊ में है, और पत्नी हमारी जो है घर का काम देखती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप सत्कर्म करते हैं और अपने कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करते हैं, तो भगवान आपको जो फैमिली है ना वो हैप्पीनेस फैमिली में कन्वर्ट होती है, और आपके बच्चे जो है ना खुशहाल होंगे, और वो आपके कर्मों के साथ साथ बाकी तो बच्चों की मेहनत है, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा जो है ब्लेसिंग्स होता है कि वो बच्चे देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स 9 बजे रात में आ रहे हैं, सुबह 9 बजे निकल जा रहे हैं, तो वो जो है बच्चे भी थोड़ा सा वो आता है कि चलो मेरे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी मेहनत करूँ। जी। तो कभी ऐसा वक्त आए, बच्चों का डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है अपनी लाइफ के बारे में, जी। कोई ऐसा डिसीजन वो लें जो कि आपको शायद पसंद ना हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं बहुत ओपन दिमाग का आदमी हूँ, और मेरी वाइफ भी बहुत ओपन है। कभी मैरिज के इश्यूज वगैरह आते हैं, जैसे कभी एक अखबार आया जो है, तो बच्चे ने जो कहा उसको हमने स्वीकार किया और बड़े खुले मन से। और बच्चे भी करते हैं? बच्चे भी करते हैं, मतलब बहुत ही हमारे होनहार बच्चे हैं और बड़े आज्ञाकारी भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज का डिसोबे किया हो। जी। तो ये शायद आपकी परवरिश और आपके दिए हुए संस्कार ही हैं जो काम आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, बहुत जानकारी मिली हमारे किसान भाइयों को भी, आम जनता को भी। और सर, एक लास्ट सवाल की कुछ एक संदेश दे दें हमारी युवा पीढ़ी को जो जागरूकता के लिए, अपने खान पान को सुधारने के लिए जो मेरा यही जो है उत्तर प्रदेश के जो हमारे युवा हैं, हम जानते हैं कि लगभग 25 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है, और उस मेजर पॉपुलेशन जो है हमारी युवाओं की है। युवाओं से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो उनको दायित्व महसूस कर रहे हैं उसको निष्ठा और लगन पूर्वक करें। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सपोज आप सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं, मैंने देखा भी है कि सिविल सर्विसेज बहुत टफ एग्जाम होता है। अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है तो एक बार में जो है, फिर दूसरे बार में कभी प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे, कभी मेन आप लिखेंगे, और मेन के बाद आप इंटरव्यू लिखेंगे, तो आपको निराश नहीं होना है।
आपको तब तक लगे रहना है जब तक कि आपका अचीवमेंट अचीव नहीं हो जाता, टारगेट आपका अचीव नहीं होता। और मैं सभी युवा बच्चों से ये कहूंगा, जिस भी उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको तब तक लगे रहें जब तक कि उसका अचीवमेंट जो है नहीं होता, और कभी निराश नहीं होना है। मेरा ये मानना है कि भगवान हो सकता है कि आपको कोई नए दायित्व जो है इससे बेहतर देने के लिए रख रखा हो, इसलिए भगवान को थैंक्स करते हुए अपने जो दायित्व है उसको लेकर के आगे बढ़े। बस मुझे यही संदेश करना है। और एक और लास्ट में कहूंगा कि जो आपका सिगरेट है, गुटखा है, तम्बाकू है, ड्रिंक है, ये सब चीजों से बचें और जो अच्छी चीज है उसको अडॉप्ट करें। और मैं विशेष तौर से अंजलि बहन का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मुझे भी आपने मौका दिया अपना कीमती समय निकाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।